जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है जी। और जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन और एनर्जी एक दूसरे के उलट कर रहे हैं आपने। अल्फा पार्टिकल को गिराएं या एक्सरे को गिराएं, तीनों मेथड्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं और उसका लेक्चर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करना है आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो आयंस की डेफिनेशन देखेंगे और फिर डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन देखना है और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज आयन ये हमने देखना है। और फिर मॉलिक्यूलर आयन के अंदर हमने उसकी भी डेफिनेशन देखनी है, उसकी टाइप्स देखनी है और मॉलिक्यूलर आयन कैसे प्रोड्यूस होता है ये हमने देखना है और उसकी रिलेटिव अबंडेंस देखनी है कि केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन और इनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन के अंदर से कौन सा ज़्यादा प्रेजेंट होता है और कौन मिनिमम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयन की डेफिनेशन कि आयन क्या होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिफाइन। यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन आयन। अब आयन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आपने पहले काफ़ी मरतबा डेफिनेशन पढ़ रखी है लेकिन यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि जब एक एलिमेंट का एटम जो है, मतलब एलिमेंट जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारे एटम्स मौजूद होते हैं, वो एटम जो है अगर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है या रिलीज़ करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है और चार्ज आने की वजह से वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, ठीक है जी। तो एलिमेंट ऑफ एटम, सॉरी एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है जी। व्हेन एन एटम ऑफ एलिमेंट gain or lose electrons, a net positive or negative charge produce on it, and this species is called आयन, ठीक है जी। आपके बुक के अंदर छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी होगी लेकिन मैंने आपको एक क्युमुलेटिव डेफिनेशन जो है वो बता दी है और ये काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है जो कि आप बोर्ड्स के अंदर या अपने एग्जाम्स के अंदर लिख सकते हैं। तो व्हेन एन एटम ऑफ एलिमेंट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है उस पर प्रोड्यूस हो जाता है और डेफिनेटली उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो स्पीशी बन जाएगी उसे हम आयन कहेंगे, ठीक है जी। अब उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमने देखना है। तो डिफरेंस हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन जो है वो हमने देखना है। तो सब आगे हम यही डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। तो ये हमारा जो मेन शार्ट क्वेश्चन जो है इससे यही बनता है कि डिफरेंस जो है हमने करना है किसके दरमियान, केटाइन और एनाइन के दरमियान जो है वो डिफरेंस करना है, ठीक है जी। तो ये हम डिफरेंस जो है वो करते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है मैं लिखूंगा, आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक बना के सारा कुछ दे रखा है लेकिन मैं पॉइंट्स की सूरत में लिखूंगा ताकि आपको आसानी से जो है बात समझ में आ जाए। तो केटाइन जो है वो क्या होता है और एनाइन क्या होता है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि केटाइन की डेफिनेशन क्या होती है और एनाइन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जब एक एलिमेंट का एटम जो है वो क्या करता है, केटाइन जो है वो क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो a net positive charge develops on it and this species is called cation, ठीक है जी। जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम टू सेम हमने वही लिखा है कि व्हेन एन एटम ऑफ एलिमेंट, अब यहाँ पर गेन और लूज था तो यहाँ पर जस्ट हमने क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। तो लूज इलेक्ट्रॉन, नेट पॉजिटिव और नेगेटिव था तो यहाँ पर अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज करें तो नेट क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेवलप्स ऑन इट और दिस स्पीशीज इज कॉल्ड केटाइन। तो सिंपल हम डेफिनेशन यहाँ पर इसकी भी लिख सकते हैं। तो आपने करना क्या है, व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट
अब यहाँ पर क्या कहते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स अ नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन इट एंड दिस स्पीशीज इज कॉल्ड एनाइन। ठीक है जी, तो इस तरह दोनों की डेफिनेशन जो है वो आपने बना लेनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन जो है वो डिफरेंस के अंदर लिखनी है, फिर उसके बाद इस पे लिखना है कि इट मे हैव +1 +2 +3 चार्ज डिपेंडिंग, किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि +1 होगा, +2 होगा या +3 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है उस पर ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर भी आपने वैसे ही लिखना है कि इट मे हैव -1 -2 -3 जो है वो चार्ज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो मैं आपको जस्ट एक वाला लिख के दे रहा हूँ, दूसरा आपने खुद ही लिख लेना है थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करके। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आएगा कि केटाइन के अंदर इट में है +1 या +2 +3 चार्ज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो डेफिनेटली क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है +2, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो +3 आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या आ जाएगा, -1, और 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो -2, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो -3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस जो है वो हमने बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के गेन होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो क्यों आता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से नेगेटिव चार्ज भी तो आ सकता है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर कोई चीज़ यानी ये जो एटम होता है, एटम के अंदर 2 ही चार्ज स्पीशीज होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, हमें पता है। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज चला जाता है तो पीछे प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्जेस की तादाद बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स इजाफा हम ऐड कर देते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से बढ़ जाएगी, यानी नेगेटिव चार्जेस की तादाद जो है वो बढ़ गई है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये है हमारे पास इसके 2 डिफरेंस। अब तीसरा डिफरेंस जो है वो हम करते हैं कि जो केटाइन है वो किस तरह बनते हैं, कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। एनर्जी जो है इसके लिए चाहिए होती है। ठीक है जी, और इसमें क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। एनर्जी जो है उसके अंदर क्या होती है, रिलीज होती है, और इसके अंदर क्या होती है, रिक्वायर होती है, मतलब कि हमें देनी पड़ती है। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है जी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस, और यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा आप ये ऐसे कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी, और जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन और एनर्जी एक दूसरे के उलट कर लेने हैं आपने। ठीक है जी, तो इससे आपको याद रह जाएगा। तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर लूज हो रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो डेफिनेटली अगर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है जी, ये कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। और ये वाला जो है प्रोसेस कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये हमारे पास कितने डिफरेंस आ गए, 4 डिफरेंस जो है वो आ गए हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसका अगर आप मतलब मज़ीद अगर डिफरेंसेस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मतलब इसका साइज़ जो है वो क्या होता है, केटाइन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है जी, तो अगर आप लिखना चाहते हैं वैसे तो इतना काफ़ी है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखते हैं तब भी नंबर कटते हैं। तो साइज़ जो है इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है पेरेंट एटम से, और इसका साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है जी।
जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो डेफिनेटली इसका साइज जो है वो क्या हो जाता है, जब कैटाइन बनता है तो पेरेंट एटम से इसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो एनाइन बनता है उसका पेरेंट एटम से साइज जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है जी, एक ये डिफरेंस आ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने ये जो डिफरेंस क्रिएट करना है, उस डिफरेंस के अंदर ये जो 5 मैंने डिफरेंस बताए हैं, पहले 2 डिफरेंस, ठीक है जी, और आगे जो है उनमें से कोई सा एक डिफरेंस, 3 डिफरेंस हो जाएंगे। और 3 डिफरेंस के बाद आपने चौथा डिफरेंस जो है वो आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है। ठीक है जी, तो इसकी एग्जाम्पल जो है मैं साथ लिख देता हूं, जैसे कि Mg पॉजिटिव 2 है, Al पॉजिटिव 3 है, ठीक है जी, Na पॉजिटिव 1 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एग्जाम्पल्स आ जाएगी। और एनाइन की जो है हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी आएगी, जैसे कि Cl नेगेटिव है, O नेगेटिव 2 है हमारे पास, और भी काफ़ी सारी जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स होती है। ठीक है जी, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कैटाइन और एनाइन का डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आगे जो है हमने टॉपिक देखना है वो क्या है, हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम जो है उसके अंदर क्या होता है, हैविंग चार्ज आइन, उसको हमने देखना है कि कौन सा जो है वो ज़्यादा होते हैं और कौन से कम होते हैं। और ग्रुप ऑफ एटम को हमने मॉलिक्यूलर आइन से भी थोड़ा सा कंपेयर करके देखना है, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम तो मॉलिक्यूल कहलाता है, हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन अब मॉलिक्यूलर आइन अलग चीज़ है और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज वो अलग चीज़ हमने लिख रखी है। तो ये भी हमने थोड़ा सा कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर करते हैं अभी। तो नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि ग्रुप ऑफ एटम जो है हैविंग चार्ज आइन, तो वो कैसे जो है हो सकता है। तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो ग्रुप ऑफ एटम जो है उनके ऊपर क्या मौजूद होता है, चार्ज मौजूद होता है। तो डेफिनेटली वो भी किसके अंदर आएगा, आइंस के अंदर आ सकता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटाइन होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा, एनाइन होगा। ठीक है जी, तो देखते हैं हम ग्रुप ऑफ एटम जो है जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज मौजूद होता है। जैसे कि हम कह देते हैं SO4 नेगेटिव 2 कह देते हैं, PO4 नेगेटिव 3 कह देते हैं, और लेट से हम कह देते हैं NO3 नेगेटिव 1 कह देते हैं, या NH4 पॉजिटिव कह देते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, हमारे पास चार्जेस मौजूद होते हैं। नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हो सकते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज, यानी आइन कहेंगे उनको। अब इनको हम मॉलिक्यूलर आइन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है जी, तो अक्सर MCQs आ जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ होती है ये, कि वो कुछ MCQs के अंदर जो ऑप्शंस है वो दे देता है और उनमें से कहता है कि आप डिसाइड करें कि कौन सा मॉलिक्यूलर आइन है और कौन सा मॉलिक्यूलर आइन नहीं है। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि आपने करना क्या है, आपने वो जो चार्ज है उसको ख़त्म करके, जैसे कि हमारे पास, अब मैं कहता हूं कि हमारे पास कुछ स्पीशीज़ है, एक और मैं स्पीशी लिख देता हूं CH4, और इस पर भी पॉजिटिव 1 चार्ज है। आपने करना क्या है, हमारे पास जितने भी ऑप्शन दे रखे होंगे आपने सब में करना क्या है, आपने चार्ज को खत्म कर देना है। यहाँ पर क्या बचेगा, SO4, यहाँ पर PO4, यहाँ पर NO3, यहाँ पर NH4 और यहाँ पर CH4 बचेगा। ठीक है जी, तो ये आपने चार्ज खत्म कर दिया। फिर उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा स्टेबल मॉलिक्यूल है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली इन सब के अंदर अगर हम डिस्कस करेंगे तो सिर्फ CH4 जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर आइन होगा। बाकी जो है मॉलिक्यूलर आइन नहीं है, वो ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज है, यानी कि वो आइन कहलाएंगे। ठीक है जी, तो वो मॉलिक्यूलर आइन नहीं होंगे, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग जो है चार्ज कहलाएंगे। तो मॉलिक्यूलर आइन और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। अब हमने देखना है मॉलिक्यूलर आइन को, हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर आइन कौन से होते हैं, डिफाइन करते हैं, टाइप्स और प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर आइन, और लास्ट में रिलेटिव अबंडेंस को हमने देखना है। तो ग्रुप ऑफ एटम के अंदर होता क्या है कि जो नेगेटिव वाले जो है वो क्या होते हैं, ज़्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है जी, नेगेटिव वाले ज़्यादा मौजूद होते हैं और पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, कम होते हैं। रिलेटिवली जो नेगेटिव वाले जो ग्रुप ऑफ एटम हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो पॉजिटिव वाले हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। अब हमने देखना है मॉलिक्यूलर आइन। तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर आइन जो है उसकी सबसे पहले हम क्या देखें हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर हमारे पास इसकी डेफिनेशन में क्या आ सकता है, वो कहता है कि अगर मॉलिक्यूल जो है, अब उसके अंदर हमने देखा था कि एटम जो है उससे इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया जाए या गेन कर लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है।
तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि व्हेन अ मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी आपने वैसे ही डेफिनेशन लिखनी है, व्हेन अ मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो एक मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, तो इट डेवलप्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है जी, कि उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड दिस स्पीशीज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे इसको। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन को देखना है कि मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर से या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे वो, या वो क्या कर ले, गेन कर ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। फिर उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि टाइप्स कौन कौन सी है इसकी। तो डेफिनेटली इसके अंदर भी हमारे पास दो ही टाइप्स बनती है, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, जैसे हमने पीछे देखा था केटाइन और एनाइन, यहाँ पर भी वैसे ही है, केटाइनिक और एनाइनिक जो है मॉलिक्यूलर आयन होंगे। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर आयन। तो ये हमारे पास दो इसकी टाइप्स हैं, तो ये आपने देख लेनी है। और केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन से होंगे, डेफिनेटली जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉन की लूज करने की वजह से बनेंगे। और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो क्या होंगे, जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस को गेन करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसके डिफरेंस आपने देख लेना है। फिर उसके बाद जो है टाइप्स के बाद आपने देखना है प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, कि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये हमने देखना है। ठीक है जी, तो थर्ड पॉइंट जो है प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन है, और उसके अंदर कुछ 3 पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखने हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन बीम के जरिए कर सकते हैं। ठीक है जी, या तो इलेक्ट्रॉन बीम के जरिए, या हम कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स के जरिए, कि अल्फा पार्टिकल्स को उसके ऊपर गिराएं, मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को गिराएंगे, या अल्फा पार्टिकल को गिराएंगे, या एक्स रेज को हम गिरा सकते हैं। ठीक है जी, इन तीनों मेथड्स के जरिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर आयन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम को गिराएं, अल्फा पार्टिकल को गिराएं, या एक्स रे को गिराएं, तीनों मेथड्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट में है हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस। तो रिलेटिव अबंडेंस में इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, जो कि हमने ग्रुप ऑफ एटम में देखा था। तो ग्रुप ऑफ एटम में क्या था कि नेगेटिव आयंस जो होते हैं ग्रुप वाले वो ज्यादा अबंडेंट होते हैं, और पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, कम अबंडेंट होते हैं। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर आयन में पॉजिटिव आयन जो है ज्यादा अबंडेंट होते हैं, और नेगेटिव आयन जो है वो क्या होते हैं, कम अबंडेंट होते हैं। तो ये था हमारे पास आयन के बारे में हमने कॉन्सेप्ट देखा है, और लास्ट में हमने मॉलिक्यूलर आयन के बारे में कॉन्सेप्ट देखा है। तो नेक्स्ट जो है हम इससे आगे रिलेटिव एटॉमिक मास और आइसोटोप्स के बारे में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वो हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।